नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे गौरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आपने प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के नए सेक्शन माने कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अपडेट से जुड़े नए सेक्शन की काफी सराहना की है और आपको ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जब आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करते हैं तो सच मानिए हमें एक नई प्रेरणा मिलती है इस शो को और बेहतर बनाने के लिए, इसके कंटेंट पर और सीरियसली काम करने के लिए। तो इसी तरह अपना प्यार रेडियो उड़ान के साथ बनाए रखें और हम आपसे वादा करते हैं कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही आप रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग भी सुन सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे एलेक्सा, ट्यून इन या फिर किसी भी ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेडियो उड़ान से आप बहुत प्यार करते हैं, हमारे शोज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। और इसी के साथ अगर आपने कोई भी शो मिस कर दिया हो या आपको कोई शो इतना पसंद आया हो जिसे आप फिर से एक बार सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर रेडियो उड़ान के कई सारे शोज अपलोडेड हैं और आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको हर एक शो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बहरहाल दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप इन बारिश के दिनों में अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे हैं और साथ ही इन बारिश के दिनों को गर्म चाय के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों, बारिश के इन दिनों में रेडियो उड़ान के गानों के साथ आपके दिन झूमते हुए बीते जा रहे होंगे, लेकिन साथ ही आइए आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा अपडेट होने की तरफ। आइए अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में डिसेबिलिटी जगत में क्या चल रहा है, कौन सी जॉब अलर्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं और क्या है DEPWD के लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। पहले सुनते हैं आज की शो की हेडलाइंस। बेंगलुरु में मेट्रो ट्रैक पर गिरे 2 दृष्टिबाधित छात्र। ओडिशा में राज्य सरकार दिव्यांगों को 500 ई-रिक्शा करवाएगी उपलब्ध। एमपॉक्स का प्रकोप, केंद्र ने सभी हवाई अड्डों, सीमावर्ती बंदरगाहों पर अलर्ट किया जारी। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सलाहकार बोर्ड सितंबर तक क्रियान्वित किया जाएगा, हाई कोर्ट ने कहा। सबल अवार्ड्स के 5वें संस्करण के लिए खुले आवेदन। सीखने से संबंधी विकलांगता से पीड़ित CBSE छात्रा ने 10वीं की कक्षा में प्राप्त किए 97% अंक। एक रिपोर्ट सुनेंगे पुणे के भूले बिसरे लोगों पर। 2024 पैरालंपिक्स में होंगे सत्य प्रकाश सांगवान शेफ मिशन। भारतीय पैरा एथलीटों की नजरें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर, सुमित अंतिल की अगुवाई में पहला जत्था रवाना। जेल में कैद विकलांग बंदियों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराए गए। दिव्यांगों के साथियों को भी मिलेगी रेलवे किराए में छूट। सुप्रीम कोर्ट ने वेजिटेटिव स्टेट में पड़े व्यक्ति की इच्छा मृत्यु याचिका पर विचार करने पर दर्शाई अनिच्छा। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, सोमवार दोपहर को नाद प्रभु कैंपेगौड़ा इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन यानी बेंगलुरु का एक मेट्रो स्टेशन है, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 3 की पटरियों पर गिरने से 2 दृष्टिबाधित छात्र बाल बच गए। उनमें से एक ने बताया कि हाथों में गाइड की छड़ी लिए वो पटरियों को प्लेटफॉर्म की फर्श समझकर पटरियों पर चढ़ गए थे। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर 2011 में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के परिचालन शुरू होने के बाद से दृष्टिबाधित व्यक्तियों से जुड़ी ये पहली घटना है।
दोस्तों, बेंगलुरु के ये 2 दृष्टिबाधित छात्र हैं, एस योगेश उम्र 22 साल, एम भुवन उम्र 18 साल। इन्हीं के साथ थे रवि कुमार उम्र 20 साल। इन लोगों ने जयनगर स्टेशन से अट्टीगुप्पे जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन पकड़ी थी। विजया कॉलेज के बी.कॉम प्रथम वर्ष के छात्र भुवन और डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन में कंप्यूटर कोर्स कर रहे योगेश नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा स्टेशन पर उतरने के बाद पटरियों पर गिर गए। बीएमआरसीएल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बीएल यशवंत चौहान ने कहा कि तीनों ने कैंपेगौड़ा स्टेशन पर पर्पल लाइन पर जाने की योजना बनाई थी ताकि वे अत्तीगुप्पे जा सके। दोपहर 1:30 बजे के आसपास वे जब प्लेटफॉर्म 3 पर उतरे तो ट्रेन चली गई, तो उनमें से 2 प्लेटफॉर्म के गलत साइड पर चले गए और गिर गए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम बटन दबा दिया और ग्रीन लाइन पर ट्रेन संचालन रोक दिया गया। अन्य यात्रियों की मदद से भुवन और योगेश को ट्रैक से बचाया गया। घटना के तुरंत बाद ही मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू की गई। सोशल मीडिया पर घटना के वायरल होने के बाद कई लोगों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी मेट्रो प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीन डोर लगाए जाएं। चौहान ने कहा कि ऐसे डोर लगाने पर चर्चा चल रही है। दोस्तों, खबर सुनते हैं उड़ीसा से। राज्य सरकार दिव्यांगों को यहां पर 500 ई-रिक्शा उपलब्ध करवा रही है। भुवनेश्वर में दिव्यांग व्यक्तियों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने जल्द ही पूरे राज्य में पात्र दिव्यांगों को 500 ई-रिक्शा आवंटित करने का निर्णय ले लिया है। इस पहल के कार्यान्वयन के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण यानी कि SSEPD विभाग महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL के साथ साझेदारी करेगा, जो अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR संसाधनों के माध्यम से ई-रिक्शा की खरीद के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराएगा। SSEPD की अतिरिक्त सचिव मधुमिता नायक ने जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में अनुरोध किया कि वे पात्र लाभार्थियों की पहचान करें और अनुमोदन के लिए सूची प्रस्तुत करें। नायक के पत्र में कहा गया है कि SSEPD विभाग MCL के सहयोग से वंचित दिव्यांगों को आजीविका सहायता के रूप में 500 ई-रिक्शा वितरित करेगा। इसलिए अनुरोध है कि निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर दिव्यांगजनों की सूची बनाएं और उनकी सिफारिशें भेजें। विभाग ने पारदर्शी रूप से लाभार्थियों का चयन करने के लिए विशिष्ट जिलावार लक्ष्य प्रदान किए हैं और स्पष्ट मानदंड भी बताए हैं। इन मानदंडों के अनुसार आवेदक ओडिशा के स्थायी निवासी होने चाहिए, उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वे बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति होने चाहिए। उन्हें ई-रिक्शा चलाने के लिए चिकित्सीय रूप से भी फिट होना जरूरी है। दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए और श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को वाहन उपयोग करने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग करना जरूरी है। दोस्तों, अब बारी है मंकी पॉक्स से जुड़ी इस खबर को सुनने की। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सभी हवाई अड्डों और भूमि बंदरगाहों को निर्देश दिए हैं कि वे एमपॉक्स के लक्षण दिखाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति बहुत ही सतर्क रहें। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों से पता चली है। दोस्तों, दिल्ली में कुछ अस्पतालों को एमपॉक्स के लिए नामित किया गया है। मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र द्वारा संचालित 3 अस्पतालों जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इनको एमपॉक्स रोगियों के अलगाव, प्रबंधन और उपचार के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में नामित किया गया है। साथ ही सभी राज्य सरकारों को भी अपने क्षेत्रों में इसी तरह के अस्पतालों को पहचान करने और उन्हें नामित करने के निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को निगरानी प्रयासों को मजबूत करने और एमपॉक्स मामलों का तेजी से पता लगाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही साथ परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रारंभिक निदान के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी गई है। देश भर में 32 प्रयोगशालाएं वर्तमान में एमपॉक्स के परीक्षण के लिए सुसज्जित हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने रविवार को एमपॉक्स के लिए देश की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें शीघ्र पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि भारत में वर्तमान में
एमपॉक्स के कोई मामले सामने आए नहीं हैं, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि निरंतर संचरण के साथ व्यापक प्रकोप का जोखिम कम है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री पी.के. मिश्रा ने रोकथाम और उपचार प्रोटोकॉल्स को व्यापक रूप से प्रसारित करने पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने एमपॉक्स के संकेतों और लक्षणों को पहचानने और निगरानी प्रणाली को समय पर रिपोर्ट करने के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दोस्तों, आप जान ले कि एमपॉक्स अब एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स को कई अफ्रीकी देशों में इसके प्रसार के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि वायरस का मौजूदा स्वरूप अधिक विषैला और संक्रामक है, लेकिन भारत में इसके बड़े प्रकोप की संभावना अभी भी कम मानी जा रही है। दोस्तों, WHO की माने तो 2022 से अब तक दुनिया भर में 116 देशों में एमपॉक्स के कारण 99,176 मामले सामने आए हैं और 208 की मौत हुई है। 2023 में दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 2022 से अब तक भारत में एमपॉक्स के केवल 30 मामले सामने आए हैं, जिसमें आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। दोस्तों, खबर सुनते हैं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सलाहकार बोर्ड के बारे में। मंगलवार के दिन मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिव्यांग जनों से जुड़ी कल्याणकारी नीति बनाने के लिए सितंबर के अंत तक राज्य सलाहकार बोर्ड का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। साथ ही एक हलफनामे के जरिए ये भी बताने के आदेश दिए कि बोर्ड को क्रियाशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सितंबर के अंत तक बोर्ड का क्रियान्वयन करने और इसे क्रियाशील होने के बाद कार्यालय, स्टाफ, बिजली, उपकरण समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। आदेश के बावजूद बोर्ड का क्रियान्वयन न होने पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को आड़े हाथों लिया था और महाधिवक्ता को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही बोर्ड से ये स्पष्ट करने को कहा था कि इसका क्रियान्वयन कब होगा। इस बीच इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए वकील जमशेद मिस्त्री ने पीठ को बताया कि मुंबई में फुटपाथों को अभी तक दिव्यांगों के अनुकूल नहीं बनाया गया है। मिस्त्री ने ये भी मांग की कि बीएमसी इस मुद्दे से संबंधित शिकायतों के लिए कुछ संपर्क नंबर उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने फुटपाथों पर स्टील के खंभों यानी बोल्डर्स के बीच की दूरी के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लिया था, जो व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए असुविधाजनक थी। इस पर सुनवाई के दौरान पता चला कि सलाहकार बोर्ड के कामकाज के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया, इसीलिए कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। दोस्तों, अब बारी है सबल अवार्ड्स के बारे में जानने की। सबल अवार्ड्स वापस आ गया है। उत्तम लेखकों से लेकर अत्यधिक कुशल नर्तकों तक विकलांग व्यक्तियों ने विविध प्रकार के कौशल और प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें इसे प्रदर्शित करने के लिए अक्सर बड़े मंचों की कमी महसूस होती है। सबल कार्यक्रम के तहत 2019 में शुरू किए गए सबल अवार्ड्स ने देश भर के दिव्यांगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने और जश्न मनाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया है। अब अपने 5वें संस्करण में सबल अवार्ड्स का उद्देश्य एक बार फिर निडर भावना का जश्न मनाना और समान रूप से समावेशी भविष्य की कल्पना करते हुए एक समावेशी मंच बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2024, जिससे पूर्व ही आप अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एप्लीकेशन के लिए आपको एक लिंक मिल पाएगी, जो कि आप पा सकेंगे टाटा स्टील फाउंडेशन सबल अवार्ड्स 5th एडिशन को गूगल पर सर्च करने के बाद। आप अपनी एंट्रीज किसी एक कैटेगरी के अंतर्गत शेयर कर सकते हैं। कैटेगरीज है, पहली पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, दूसरी डांसिंग, तीसरी सिंगिंग, चौथी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओनली,
5वीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद सिंगिंग, 6वीं मिमिक्री, 7वीं एक्टिंग, 8वीं पोएट्री रिसाइटेशन, 9वीं स्टोरी रिसाइटेशन और 10वीं है अन्य। तो देर ना करें, आज ही अपनी फेवरेट कैटेगरी के तहत अपना फॉर्म भरें और सबल अवार्ड्स के लिए आवेदन करें। दोस्तों आइए अब एक अनोखी खबर के तहत सुनते हैं डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और ADHD की समस्या वाली राधिका के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में CBSE की 10वीं कक्षा में 97% प्राप्त करने वाली राधिका को डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और ADHD जैसी समस्याएं हैं। लेकिन खैर, ये है राधिका की कहानी, जिसने अपनी सीखने संबंधी विकलांगता के कारण आने वाली सभी बाधाओं के बावजूद हाल ही में CBSE कक्षा 10वीं की बोर्ड में 97% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ब्यूरो यानी CBSE ने 19 अगस्त 2024 को राधिका की सफलता की कहानी साझा की। 51 सेकंड्स के वीडियो में राधिका अपने सीखने संबंधी विकारों और अपने डर पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करती है। राधिका ने कहा है कि परीक्षाओं की तैयारी करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन सीखने की क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है। डिस्लेक्सिया की वजह से मेरे लिए गणित करना असंभव हो गया था, लेकिन CBSE की बदौलत मैंने वैकल्पिक विषय लिया और वास्तव में ध्यान केंद्रित किया और सीख पाई। राधिका ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान उन्हें एक लेखक उपलब्ध कराया गया था, जिसे अद्भुत बताया गया, जिन्होंने लिखने पर जोर देने के बजाय प्रश्नों के उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। उन्होंने कहा, मैं अपने स्कूल सरदार पटेल विद्यालय और अत्यंत सहायक शिक्षकों से मिले समर्थन को नहीं भूल सकती, जिन्होंने मुझे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद की। एक उपलब्धि हासिल करने के बाद युवा राधिका ने उन छात्रों के लिए प्रोत्साहन भरे शब्द भी साझा किए जो इस तरह की विकलांगता से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जो मन में ठान ले वो कर सकते हैं। राधिका की सफलता की कहानी सदियों पुरानी कहावत को चरितार्थ करती है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह निकल आती है। जो छात्र अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वे सफल व्यक्ति बनने से बस एक कदम दूर हैं। सही समर्थन और मार्गदर्शन के साथ वे निश्चित रूप से चमत्कार कर सकते हैं। इसी बीच दोस्तों, CBSE ने भी बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों के प्रमुख और प्रबंधकों को एक आधिकारिक नोटिस में हाल ही में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। दोस्तों न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब,
आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बारी है एक रिपोर्ट सुनने की पुणे के भूले बिसरे लोगों पर। अंतुले नगर कुष्ठ कॉलोनी में इस मानसून में फिर बाढ़ आ गई। अंतुले नगर की स्थापना 1970 के दशक में शुरुआत में हुई थी, जब पुणे के डॉक्टर बंदोरावाला सरकारी कुष्ठ अस्पताल से बचे लोग वहां बस गए थे। आज लगभग 90% निवासी विकलांग और बुजुर्ग हैं, जिनमें हाथ और अंग कटे हुए लोग हैं। इन निवासियों के लिए पानी इकट्ठा करना एक दैनिक संघर्ष बन चुका है। दक्षिण पुणे के येवलेवाड़ी में अंतुले नगर में लगभग 350 परिवारों को कुष्ठ कॉलोनी एक भूली बिसरी भूमि जैसे देखा जाता है। ये क्षेत्र, जिसे लगभग 5 साल पहले पुणे नगर निगम में मिला दिया था, उसमें उचित सड़कों का अभाव है। मॉनसून के चरम पर इस भयानक बीमारी से बचे हुए लोग, मरीज चुपचाप पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस आता है। ये बस्ती निचले इलाके में है और मॉनसून के दौरान अपर्याप्त जल निकासी और स्वच्छता के मुद्दों के कारण बारिश का पानी उनके घरों में घुस जाता है। अब कुष्ठ रोग कॉलोनी के निवासियों ने इससे राहत की मांग की है। कुष्ठ रोग एनजीओ के अध्यक्ष सतीश सावंत ने बताया है कि मैं यहाँ वर्षों से रह रहा हूँ, इसलिए हर मॉनसून में यही दुख देखकर मेरा दिल टूट जाता है। ये लोग पहले से ही कुष्ठ रोग के कलंक से जूझ रहे हैं और परिवार का समर्थन नहीं कर पा रहे। अब पानी उनके घरों में भर जाने से वे डर में डूब रहे हैं। वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही अपना कर अदा करते हैं, फिर भी अधिकारी उनकी दलीलों को अनदेखा कर देते हैं। हाथ पैरों में घाव और संक्रमण वाले लोगों की स्थिति और भी खराब है, जिससे उनके लिए बाढ़ के पानी से गुजरना लगभग असंभव हो गया है। हम बुनियादी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें कब तक ये सब सहना पड़ेगा? दोस्तों, इस दरमियान जब प्रेस ने पीएमसी के जल निकासी विभाग के प्रमुख दिनकर गोजारे से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्हें इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। दोस्तों, बात करें पैरालंपिक्स 2024 की, तो परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी समय से पहले ही रवाना हो चुके हैं। देश के 16 पैरा एथलीट्स उद्घाटन समारोह के 3 दिन पहले ही 25 अगस्त को खेल गांव में प्रवेश करेंगे और उससे पहले कुछ दिन वो पेरिस के होटलों में रुकेंगे। भारतीय दल पेरिस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो चुका है और पहला जत्था बुधवार को रवाना हो चुका है। 5 स्वर्ण सहित 1 दर्जन पदक जीतने की उम्मीद के साथ भारत के पैरालंपिक एथलीटों का पहला जत्था स्टार भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल की अगुवाई में पेरिस के लिए रवाना हो चुका है। परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए पैरालंपिक खिलाड़ी समय से पहले ही रवाना हो चुके हैं। देश के 16 एथलीट उद्घाटन समारोह से 3 दिन पहले 25 अगस्त को खेल गांव में प्रवेश करेंगे। पैरालंपिक में अपने खिताब की रक्षा करने वाला पहला भारतीय बनने के लिए चुनौती पेश करने वाले अंतिल सहित अन्य भारतीय खिलाड़ी फ्रांस की राजधानी के पास की सुविधाओं में प्रशिक्षण लेंगे, ताकि वे वहां के मौसम के अनुकूल खुद को ढाल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाएं 30 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगी और पैरालंपिक का समापन 8 सितंबर तक स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसी स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक के दौरान सक्षम खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की थी। नेल्सन मंडेला खेल परिसर स्टेड डी फ्रांस से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसमें एथलेटिक्स, रग्बी, टेनिस, व्हीलचेयर टेनिस और तैराकी के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। आपको याद दिला दें कि भारत ने टोक्यो में जीते थे रिकॉर्ड 19 पदक। भारत ने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे।
भारत पैरालंपिक में 12 खेलों में 84 खिलाड़ियों की अपनी अब तक की सबसे बड़ी टीम भेज रहा है, जिसमें 38 पैरा एथलीट भी शामिल है। इस बार भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झंझरिया जी ने पेरिस खेलों के लिए कम से कम 25 पदक जीतने की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति की। भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) ने सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस 2024 पैरालंपिक्स खेलों के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन (CMD) नियुक्त किया है। सांगवान, जो पीसीआई के उपाध्यक्ष भी हैं, अपने साथ पैरालंपिक आंदोलन में एक दशक से अधिक का अनुभव लेकर आए हैं। CMD के रूप में सांगवान 12 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करने वाले 84 पैरा एथलीटों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। ये सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि भारतीय दल को वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन मिले। मंगलवार को एक बयान में उन्होंने जानकारी दी कि शेफ डी मिशन की स्थिति एक बहुआयामी भूमिका है, जिसके लिए नेतृत्व, मार्गदर्शन और रणनीतिक योजनाएं आवश्यक होती हैं। नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करते हुए सांगवान ने कहा कि ये जिम्मेदारी सौंपा जाना एक बड़ा सम्मान है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि हमारे एथलीटों के पास सफल होने और पैरालंपिक में भारत को गौरवान्वित करने के लिए आवश्यक सब कुछ मौजूद हो। सांगवान की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा है कि सत्य प्रकाश सांगवान एक दशक से भी अधिक समय से भारत की पैरालंपिक समिति का अभिन्न अंग रहे हैं। उनका समर्पण और नेतृत्व हमेशा हमारे एथलीटों के लिए प्रेरणा रहा है। हमें विश्वास है कि शेफ डी मिशन के रूप में उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम पेरिस पैरालंपिक 2024 में बड़ी सफलता हासिल करेगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं ग्रेटर नोएडा से। यहाँ पर जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में कैद विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रेटर नोएडा गौतम नगर के प्रमुख समाज सेवी सर्वश्री मंजीत सिंह तथा उनके साथी हरेंद्र भाटी, तेजेंद्र पाल सिंह, हरवीर मावी एवं हरबीर पहलवान द्वारा 4 नग व्हील चेयर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार तथा डॉक्टर संजय सिंह को उपलब्ध कराए गए। इन्हें जेल में कैद विकलांग लोगों को मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं कोटा से। यहाँ पर रेल मंडल की ओर से दिव्यांगों को विशेष रियायती कार्ड दिए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से विशेष योजना के तहत 429 दिव्यांगों को ये रियायती कार्ड जारी किए जा रहे हैं। कोटा रेल मंडल के सीनियर DCM रोहित मालवीय ने बताया कि दिव्यांगों को रेल सुविधाएं देने के लिए रेलवे की ओर से दिव्यांगों के विशेष रियायती कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। अप्रैल मास से ही शुरू हुई इस योजना में कोटा रेल मंडल ने अभी तक 429 दिव्यांगों को रियायती कार्ड दिए हैं। मालवीय ने बताया कि रेल रियायत कार्ड के माध्यम से दिव्यांग लाभार्थियों को रेल किराए में छूट मिलती है। इसके साथ ही वे रेलवे रियायत के नियम के अनुसार अशक्तता के अनुरूप परिचारक के साथ यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा दिव्यांगों को यात्रा में असुविधाओं से बचाने के लिए शुरू की गई है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति एक आवेदन पत्र देकर रेलवे रियायत कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की ओर से दिव्यांग के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद रियायत कार्ड को रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाता है। इसके बाद जब भी विकलांग यात्री टिकट के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने रेलवे रियायत कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी और जैसे ही रेलवे रियायत कार्ड की एंट्री सॉफ्टवेयर में की जाएगी, उक्त यात्री की पूरी डिटेल्स मॉनिटर पर सामने आ जाएंगी और इसी के आधार पर रियायत टिकट बनवाया जाएगा। यही व्यवस्था ई टिकट के लिए भी लागू रहेगी। दिव्यांग रेल रियायत कार्ड बनाने के लिए प्रार्थियों को जिला चिकित्सा अधिकारियों की ओर से जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र, 2 फोटोज, परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और रियायत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और इस कार्ड की वैधता 5 वर्ष की होगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की इच्छा मृत्यु की याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की है। ये देखते हुए कि ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि
पैसिव यूथनेशिया का मामला नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से जीवन रक्षक मशीनों पर निर्भर नहीं था। हालांकि कोर्ट ने अच्छे उपचार सुविधाओं के लिए प्रार्थना पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और ऐसे विकल्पों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता है 30 वर्षीय। वो अपने पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरने के बाद से सिर में चोट लगने से घायल हो गए और स्थायी वेजिटेटिव स्टेट, क्वाड्रिप्लेजिया और 100% दिव्यांगता लाने वाली चोट के कारण 2013 से अपने बिस्तर पर ही सीमित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके माता पिता वृद्ध हैं, संसाधनों की कमी है और अपनी स्वयं की आयु संबंधी बाधाओं के कारण उनकी देखभाल करने में असमर्थ है। पीठ ने शुरू में कहा कि मौजूदा मामला पैसिव यूथनेशिया के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि सक्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आता है, जिसकी भारत में अनुमति नहीं है। सीजेआई ने इस पर कहा कि उनकी याचिका को सही तरीके से खारिज किया जाए। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से जीवन रक्षक प्रणाली पर हो या उन्हें यंत्रवत जीवित रखा गया हो। हालांकि इस असाधारण स्थिति को देखते हुए कि वृद्ध माता पिता अब याचिकाकर्ता का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया और कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी की सहायता भी मांगी और याचिकाकर्ता को बेहतर उपचार या देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की संभावनाओं पर गौर किया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं है। याचिकाकर्ता बिना किसी बाहरी सहायता के जीवित है, जबकि न्यायालय माता पिता के साथ सहानुभूति रखता है क्योंकि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार नहीं है। ये न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ऐसी प्रार्थना पर विचार करने की अनुमति भी नहीं दे सकता जो कानूनी रूप से असमर्थनीय है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की कानूनी वैधता को मान्यता दी थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जीवित इच्छा मृत्यु के निष्पादन और पैसिव यूथनेशिया के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देशों को सरल बनाया था। तो दोस्तों, प्रोग्राम में अब समय हो चला है हमारे नए सेक्शन के तहत DEPWD डिपार्टमेंट से ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने का। जी हाँ, मैं आरजे गौरी आपका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहाँ पर अब वक्त हो चला है DEPWD डिपार्टमेंट की फेसबुक अपडेट्स पढ़ने का। पहली अपडेट है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने द नज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित चर्चा में भाग लिया और भारत के इस सबसे बड़े सहयोगात्मक सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने रोजगार प्राप्त करने में व्यावसायिक कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कॉरपोरेट से दिव्यांग व्यक्तियों को उचित सुविधाएं और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नौकरी पर रखने का आह्वान किया। दोस्तों, इसी अपडेट के साथ चर्चा कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिसमें मान्यवर गण विचार विमर्श करते नजर आते हैं। अगली पोस्ट में बताया गया है कि सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने CEO कॉम्प्लेक्स अंत्योदय भवन में भारतीय बोचिया टीम को सम्मानित किया, जिसने काहिरा में 7 ऐतिहासिक पदक जीते। ये उल्लेखनीय उपलब्धि प्रतिष्ठित #वर्ल्ड बोशिया चैलेंजर में भारत की सर्वोच्च पदक तालिका को दर्शाती है, जो हमारे एथलीटों के कौशल और समर्पण का प्रमाण है, जिन्होंने 12 अन्य देशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की है। दोस्तों, इस पोस्ट को हैशटैग दिया गया है हमारे असाधारण #चैंपियंस को बधाई। साथ ही इस पोस्ट के साथ साथ सभी चैंपियंस और मान्यवरों की तस्वीरें भी साझा की गई है। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट है दिव्य कला मेला के बारे में। दिव्य कला मेला रचनात्मकता और सशक्तिकरण का अद्भुत संगम। दिव्य कला मेले के माध्यम से दिव्यांग कारीगर और उद्यमी लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे समाज को ये संदेश मिलता है कि दिव्यांग लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कहना पंजाब के गोविंद शिरोय जी का है,
उन्होंने रायपुर के दिव्य कला मेले में पंजाबी जूतों का स्टॉल लगाया था। इसी के साथ अगली पोस्ट में दिव्य कला मेला के बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्य कला मेला जहां हुनर की उड़ान विकलांगता की सीमाओं को लांघकर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की नई इबारत लिखती है। रायपुर में आयोजित दिव्य कला मेला एक ऐसा मंच है जहां देश भर के दिव्यांग उद्यमी अपनी प्रतिभा की बहुमूल्य विरासत को समाज के सामने पेश कर रहे हैं। इस मामले में जीवंत होती है वे कलाएं जो न सिर्फ उनके हुनरमंद हाथों का नतीजा है, बल्कि उनकी आत्मा की आवाज है। घर की साज सज्जा से लेकर ज्वेलरी, टेक्सटाइल और इको फ्रेंडली उत्पादों तक हर चीज में उन रचनाकारों की संस्कृति की विरासत मिलती है और जीवन में उनके संघर्ष की अनकही कहानियां समाहित होती हैं। ये मेला न सिर्फ उनके उत्पादों की नुमाइश है, बल्कि दिव्यांगता की सीमाओं को लांघकर हर दिल को प्रेरित करने वाले उनके आत्मनिर्भरता के सपनों का साकार रूप भी है। दोस्तों, इसी के साथ दिव्यांग कला मेला की मीडिया हाइलाइट्स भी डिपार्टमेंट ने साझा की है, जिसमें अलग अलग समाचार पत्रों में दिव्यांग कला मेला को कवर किया गया है, जो सभी लेख एक चित्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने साझा किए हैं। अगली पोस्ट में हम सुनेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने क्या कहा है। वे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में राज्य की समाज कल्याण तथा बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी तथा राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडे जी के साथ नव निर्मित CRC भवन का अवलोकन करने के पश्चात डॉक्टर श्री वीरेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया प्रतिनिधियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, संचार माध्यमों तथा जिम्मेदार नागरिकों से दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्थापित इन केंद्रों के प्रचार प्रसार का आग्रह भी किया। ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है। विभाग के साथ साथ दिव्यांगजनों के प्रति केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अकेली जवाबदेही नहीं होती है। इसमें समाज को भी आगे आना होगा, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी आगे आना होगा। जब पूरा समाज एक साथ, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो दिव्यांगजनों को भी जहां सशक्त बनाना है, उनका साथ भी लेना है। 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने की दृष्टि से ही CRCओं के केंद्रों को सशक्त बनाया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट को सशक्त बनाया जा रहा है। हमारे देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई पहली बार दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पूरे देश में वहाँ पर इस वर्ष से वहाँ पर प्रारंभ की गई। वहाँ पर साइंस की और मैथ्स की क्लासेज 11-12 के विद्यार्थियों को शुरू की गई है। अब कई बार लोग कहते थे कि आप लोग ये शुरू कर रहे हैं, साइंस की क्लासेज बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वहाँ पर परखने लिए पर और जार पर ब्रेल लिपि का उपयोग करके बच्चे जो पढ़ते हैं वो उभरे हुए लक्ष्य ब्रेल लिपि के वहाँ पर लगाए गए हैं। आज वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे ढंग से साइंस को मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में और 3 बच्चों ने पहले उसमें बैच में एडमिशन लिया है। एक चंडीगढ़ की बच्ची है, एक तमिलनाडु का बेटा है, एक महाराष्ट्र का बेटा है। तो इस तरह से नए नए प्रयोगों के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपनी अगली पोस्ट में लिखते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ठाकुरटोला गांव में स्थित CRC के निर्मित भवन का अवलोकन किया। 32 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नवनिर्मित भवन में दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक तकनीक से लैस सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार की समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडे जी और CRC सेंटर की संचालिका श्रीमती स्मिता जी भी उपस्थित थीं। इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ। माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के साथ रायपुर के शंकर नगर स्थित
BTI ग्राउंड में 17वें दिव्या कला मेला का उद्घाटन किया। ये पोस्ट इसी के बारे में है। उद्घाटन भाषण के दौरान डॉक्टर कुमार ने भूमि की उपलब्धता के आधार पर रायपुर में दिव्यांगजन पार्क के निर्माण की घोषणा की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री श्री साई ने पार्क के निर्माण के लिए रायपुर में 5 एकड़ भूमि आवंटित करने की घोषणा भी की। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्य कला मेला हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए अद्वितीय कौशल और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने वाला एक उल्लेखनीय मंच है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिव्यांग जनों में अपार प्रतिभा होती है और उन्हें प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना समय की मांग बन चुका है। केंद्रीय सरकार दिव्यांग जनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई योजनाओं को लागू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारे दिव्यांग भाई बहन सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे। डॉक्टर कुमार ने आगे घोषणा की कि राजनांदगांव में राज्य संसाधन केंद्र CRC का नया भवन बनकर तैयार हो जाने के बाद दिव्यांगजनों के लिए डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वहां संचालित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका स्थान मुख्यमंत्री श्री साई तय करेंगे। मेले में लगभग 60 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें आगंतुकों को विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिव्यांग जनों को पहले विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग शब्द गढ़ दिया। उन्होंने ये भी बताया कि दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर अब 21 कर दिया है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इसी तरह सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर रैंप और अलग शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। डॉक्टर कुमार ने रायपुर में दिव्य कला मेले की अवधि, जो मूल रूप से 16 से 22 अगस्त तक निर्धारित की थी, उसको बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिव्यांग जन उद्यमियों और कलाकारों के लिए यात्रा, आवास और स्टॉल की सभी आवश्यक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम दिव्यांगजनों को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है और निःशुल्क कृत्रिम अंग भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 75 दिव्यांग छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें इस वर्ष 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने अपने संबोधन में दिव्य कला मेले पर प्रसन्नता व्यक्त की, जो दिव्यांग जनों की रचनात्मकता, कौशल और नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने उत्पादनों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने मेले के पिछले संस्करणों की सफलता की सराहना भी की, जिसने न केवल दिव्यांग जनों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री ने जनता से दिव्य कला में बड़ी संख्या में आने के लिए तथा दिव्यांग जनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखने और उनकी सराहना करने और उनकी खरीद करने का आग्रह किया, जिससे उनके सशक्तिकरण में योगदान मिल सके। मुख्यमंत्री श्री साई ने प्रसन्नता व्यक्त की कि ये मेला न केवल दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण का साधन है, बल्कि सामाजिक सद्भाव का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांग जनों के लिए रियायती ऋण की स्वीकृति में बाधाओं को दूर करने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों से 25 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का
MSJE डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की तरफ से फेसबुक अपडेट्स का सेक्शन। आशा करते हैं कि आपको इस सेक्शन से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही होगी, जिसका आप निश्चित रूप से लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, और साथ ही आपने सुना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज़, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है, इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। बेंगलुरु में मेट्रो ट्रैक पर गिरे 2 दृष्टिबाधित छात्र। ओडिशा में राज्य सरकार दिव्यांगों को 500 ई-रिक्शा करवाएगी उपलब्ध। एमपॉक्स का प्रकोप, केंद्र ने सभी हवाई अड्डों, सीमावर्ती बंदरगाहों पर अलर्ट किया जारी। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सलाहकार बोर्ड सितंबर तक क्रियान्वित किया जाएगा, हाई कोर्ट ने कहा। सबल अवार्ड्स के 5वें संस्करण के लिए खुले आवेदन। सीखने से संबंधी विकलांगता से पीड़ित CBSE छात्रा ने 10वीं की कक्षा में प्राप्त किए 97% अंक। एक रिपोर्ट सुनेंगे पुणे के भूले बिसरे लोगों पर। 2024 पैरालंपिक्स में होंगे सत्य प्रकाश सांगवान शेफ द मिशन। भारतीय पैरा एथलीटों की नजरें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर। सुमित अंतिल की अगुवाई में पहला जत्था रवाना। जेल में कैद विकलांग बंदियों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराए गए। दिव्यांगों के साथियों को भी मिलेगी रेलवे किराए में छूट। सुप्रीम कोर्ट ने वेजिटेटिव स्टेट में पड़े व्यक्ति की इच्छा मृत्यु